नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया राजस्थान से। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सितंबर 2023 का राजस्थान का करंट अफेयर्स। वीडियो थोड़ा सा लेट है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, लेकिन काफ़ी अच्छे तरीके से इसमें हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। वैसे तो PDF दी ही जा चुकी है, लेकिन इसका वीडियो बना के कुछ बातें जो एक्स्ट्रा मैं बता सकूँ वो इसके अंदर मैं बताने की कोशिश करूँगा। अभी आने वाला एग्जाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम। वैसे तो राजस्थान में और भी भर्तियों के लिए इसी प्रकार का करंट अफेयर हम पढ़ते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम का जो थर्ड पेपर है उसमें करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। उसमें आप मंथली डेटा भी मान सकते हैं, इसके अलावा आप आर्थिक समीक्षा भी और योजनाएं भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, योजनाओं के आपको कम से कम 3, 4, 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और इसके भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं जिसमें आपके खेल खिलाड़ियों से संबंधित हो सकते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था, शायद 2 या 3 क्वेश्चन थे जो मैंने पिछला पेपर अभी देखा 2021 में, जो आपके 22 सितंबर 2021 को हुआ था। उसमें मंथली करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन थे जिसमें 2-3 खेलों से संबंधित थे, 2-3 पुरस्कारों से संबंधित थे, और भी जो मंथली विभिन्न प्रकार के समाचार आते हैं महत्वपूर्ण व्यक्ति स्थानों से संबंधित थे, वो भी क्वेश्चन उसके अंदर थे। 3-4 योजनाओं के क्वेश्चन भी थे, तो बहुत वैरायटी थी। और वन लाइनर क्वेश्चन भी बहुत थे। जो मंथली करंट अफेयर था उसमें से ज़्यादातर क्वेश्चन वन लाइनर थे। हालांकि डिटेलिंग में भी पूछ सकते हैं कि कथन दे के भी पूछ लें उस प्रकार के भी, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन भी उसके अंदर बहुत थे मंथली करंट अफेयर से। उसी के अकॉर्डिंग हम तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना। अभी एक पशुपालन सम्मेलन हो रहा था भीलवाड़ा में, गुलाब बाग में 6 सितंबर को, तो वहां पर मुख्यमंत्री ने इसकी आधिकारिक रूप से शुरुआत की थी, पेनिया ले लिया है। तो 6 सितंबर को इसकी शुरुआत हुई है। इसमें 40,000 रुपए तक का बीमा होगा 2 पशुओं का एक परिवार में। वो गाय भी हो सकती है, भैंस भी हो सकती है। तो 2 दुधारू पशुओं, गाय या भैंस का बीमा निःशुल्क होगा, और 40,000 रुपए प्रति पशु के लिए ये बीमा होने वाला है। इससे पहले इसके रजिस्ट्रेशन किए जा चुके थे। जब महंगाई राहत कैंप में वो 10 योजनाओं के रजिस्ट्रेशन हो रहे थे, तो उसका पहले न्यूज़ आ चुकी है, उसकी PDF भी पहले आ चुकी है। तो उसका डेटा मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा कौन कौन सी योजनाएं थी। तो महंगाई राहत कैंपों में इसके रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए थे। राजस्थान राज्य सरदार पटेल कल्याण बोर्ड। अब देखिए, ये जो बोर्ड है, इनकी संख्या पहले तो हम सोच रहे थे कि इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है कि अब लग रहा है कि ये कहाँ इंपॉर्टेंट बचे हैं, क्योंकि बहुत सारे एक महीने में तो 8-9 बोर्ड एक ही महीने में हो गए थे, और इनकी संख्या अब शायद 15 से ऊपर निकाल दिए जो अभी नए बने हैं उनकी ही। फिर भी एहतियात के तौर पर हमने लिख दिया है। ज्यादातर में क्या होता है, 1+1+5 का कॉम्बिनेशन, या फिर 1+1+3 का है ज्यादातर के अंदर। तो इसके अंदर 1+1+5 यानी टोटल 7 का कॉम्बिनेशन है। जो गैर सरकारी सदस्य हैं, सरकारी सदस्यों की संख्या अलग होती है। तो राज्य के पाटीदार, पटेल, आंजना, डांगी पटेल जाति वर्ग के पिछड़ापन को दूर कर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए इस राजस्थान राज्य सरदार पटेल कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है। इसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सहित 7 सदस्य होंगे। इसके बाद में है CM निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। तो इसकी डिटेलिंग मैंने पहले आपको दे ही दी थी, CM निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की। अब इसके अंदर इस महीने में मैंने क्यों लिखा है कि एक अतिरिक्त फूड पैकेट देने की घोषणा की थी अभी, कि दीपावली के अवसर पर सभी को एक अतिरिक्त फूड पैकेट दिया जाएगा। अब ये जो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये 1.04 करोड़ परिवारों को लाभान्वित करने के लिए जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है NFSA, उसके अंदर जो रजिस्टर्ड जितने भी लोग हैं उनको ये मिलेगा, उन परिवारों को मिलेगा। इसके अलावा जो NFSA के तहत रजिस्टर्ड नहीं है, NFSA में परिवार नहीं आते हैं, तो उसके अलावा भी जो कोविड आर्थिक सहायता प्राप्त परिवार थे, जो जिनको कोविड के टाइम में आर्थिक सहायता मिली है, उनको भी ये फूड पैकेट दिए जाएंगे, जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो भले ही आपको इंपॉर्टेंट नहीं लगे, लेकिन मैंने लिख के पहले दे दी थी। जिसके अंदर आपको 1 लीटर का सोयाबीन का तेल था, उसमें 1 किलोग्राम चीनी भी थी, 1 किलोग्राम चने की दाल भी थी, है ना, उसमें 100 ग्राम धनिया पाउडर भी था, 100 ग्राम मिर्च पाउडर भी था, 50 ग्राम हल्दी पाउडर भी था। इस प्रकार की उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें थी। वो पूरा एक पैकेज था। 4,000 करोड़ से अधिक की ये सरकार की परियोजना है कि सालाना इस पर इतना खर्च होगा। तो ये सब बातें मैंने पिछले PDF में लिखवा दी थी आपको, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना से संबंधित। तो इसमें यहाँ पे दोबारा मैंने लिखने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि पिछले महीने की PDF के अंदर वो था। फिर उसके बाद में है राजस्थान में 4 नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। अब ये PPP मोड पे है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी साझेदारी पर ये स्कूल खोले जाएंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश में 23 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। उसके अंदर सबसे ज़्यादा 4 राजस्थान और 4 छत्तीसगढ़ में है। और वो राजस्थान में कौन से स्कूल हैं? भवानी निकेतन, ये ट्रस्ट है उसकी तरफ से एक है, ये जयपुर भवानी निकेतन, उसमें एक खोला जाएगा। हनुमंत स्कूल चौपासनी जोधपुर, ये दूसरा होगा। गुड्डे डिफेंस स्कूल हनुमानगढ़, ये तीसरा। और भारतीय पब्लिक स्कूल सीकर। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले ये
स्कूल होंगे और सरकार का लक्ष्य है कि ऐसे 100 सैनिक स्कूल खोलने जाएंगे जो कि PPP मोड पे होंगे। तो राजस्थान में 4 हो गए। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्कूल नहीं है, 4 में से इनमें से एक हटा के कोई दूसरे का नाम डाल दिया जाए, इस प्रकार का। फिर उसके बाद में है PM ई बस सेवा योजना। कई शहरों में इस प्रकार की ई बस चलाने का इरादा है केंद्र सरकार का। तो उसके लिए उन्होंने 57,613 करोड़ की एक योजना बनाई है देश के 100 शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिकल बसें चलाने के लिए, ताकि प्रदूषण कम हो सके। तो 100 शहरों में अब उसको डिवाइड किया गया है। 5 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 50 बसें चलाई जाएंगी। 5 से 20 लाख वाली आबादी वाले शहरों में 100 बसें चलाई जाएंगी और 20 से 40 लाख आबादी वाले शहरों में 150 बसें चलाई जाएंगी या दी जाएंगी। अब इसमें शुरुआती चरण में एक साथ ऐसा नहीं है कि सभी में इतनी बसें दे दी जाएंगी। शुरुआती चरण में राजस्थान के जिन 2 शहरों का नंबर आया है वो है जयपुर और जोधपुर। सबसे पहले इनमें ये ई बस की सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी यदि हम राजस्थान की बात करें तो। महिलाओं को ऑटो चालक का प्रशिक्षण, ज़्यादा कुछ याद करने की आवश्यकता नहीं है। कोटा में 100 दिन का ये प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे महिलाएं भी ऑटो चलाने में सक्षम हो पाएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छठा वित्त आयोग, इसकी रिपोर्ट पेश की गई है। हालांकि इसकी रिपोर्ट जो होती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो रिपोर्ट अभी नहीं आई है। लेकिन इससे संबंधित जो बातें हैं वो आपको देख लेनी है। इसकी रिपोर्ट यदि बाद में आ जाती है, प्रकाशित हो जाती है, तो उसके संबंध में जिस महीने वो प्रकाशित होगी तब हम बात कर लेंगे। अभी जैसे सितंबर का मैं पढ़ा रहा हूँ, अक्टूबर अभी खत्म होने वाला है, अक्टूबर का भी वीडियो बना देंगे। लेकिन अक्टूबर का जो आपका PDF होगा वो काफ़ी छोटा होगा, क्योंकि सिर्फ चुनावी बातें हो रही है, कोई घोषणाएं तो हो नहीं रही हैं। यदि सेंटर का होता, मतलब केंद्र से होगा, भारत का, विश्व का वो करंट होता तो वो तो बड़ा होता, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन राजस्थान का अगले महीने का जो करंट है वो बहुत ही छोटा होने वाला है। बहुत मुश्किल से उसके अंदर खबरें मिलेंगी। हालांकि जैसे स्पोर्ट्स वगैरह की या कोई महोत्सव वगैरह छोटे मोटे होते हैं उनका तो मिल जाएगा आपको। स्पोर्ट्स में जैसे अवनी लेखरा ने अभी जो होंगजाओ चीन के अंदर एशिया गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है, इस प्रकार के वो तो खैर होंगे ही। लेकिन बाकी सरकार से संबंधित जो घोषणाएं वगैरह हैं और हैं, उद्घाटन, ये इस प्रकार की चीजें बिल्कुल कम है। तो बहुत ही छोटी PDF बनेगी अक्टूबर महीने की। तो नवंबर के बाद में जब बनेगी, नवंबर में भी कमी रहने वाली है। और दिसंबर में सिर्फ जो 15 दिसंबर तक का, खासतौर से मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ यहाँ पे, 15 दिसंबर तक का जो आपको करंट पढ़ना है उसके अंदर रिजल्ट आ जाएगा चुनाव का, उसके संबंध में कि भाई कहाँ से कितनी महिलाएं जीती हैं, क्या है उनका प्रतिशत, क्या है, इस प्रकार के वो चुनाव के डेटा जरूर हम एक बार देख के जाएंगे। भले उससे पूछे ना पूछे, लेकिन वो हमें देखना पड़ेगा। तो अगले 2 महीनों में आपके करंट अफेयर काफी कम रहने वाला है ना। वो तो आप मतलब 1-1 घंटे में याद कर लेंगे, इतना ही करंट अफेयर बनेगा। तो इससे पहले का ध्यान दें। आर्थिक समीक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दें। योजनाएं वगैरह जो आर्थिक समीक्षा का ही वैसे तो एक हिस्सा होती हैं, लेकिन जो आपकी फ्लैगशिप योजनाएं हैं या दूसरी जो सरकार की योजनाएं हैं उन पर भी आप काफ़ी विशेष ध्यान दें। मैं ये देखता हूँ कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर में बाकी के 3 पार्ट 4 पार्ट जो हैं उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं, ये वाले पार्ट पे कम फोकस करते हैं, जबकि ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर करता है। कम मैटर पढ़ के इसमें ज़्यादा नंबर ले आए जा सकते हैं। तो इसमें आप इसको एकदम लूज मत लेना। छठा वित्त आयोग, इसकी रिपोर्ट पेश की गई है 21 सितंबर 2023 को। राज्यपाल कलराज मिश्र को राजभवन में छठे राज्य वित्त आयोग का अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। और इस छठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युम्न सिंह। इनके नेतृत्व में वित्त आयोग के सदस्य अशोक लोहाटी, सदस्य सचिव SC देराश्री, संयुक्त सचिव राजेश गुप्ता और सलाहकार शांतिलाल जैल ने राज्यपाल को वित्त आयोग की हस्ताक्षरित प्रति सौंपी। उल्लेखनीय है कि प्रद्युम्न सिंह की अध्यक्षता में ये जो छठा वित्त आयोग था इसका गठन किया गया था। और इस गठन किसके तहत किया गया था वो बात मैंने यहाँ पे लिखी गई है। अनुच्छेद 243 के अंतर्गत 12 अप्रैल 2021 को और छठे राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था। तो इससे संबंधित चीज है, वो इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देख लेना। फिर उसके बाद में जयपुर मेट्रो फेज 1C, ये कहां से कहां तक चलेगी? ये बड़ी चौपड़ से लेकर ट्रांसपोर्ट नगर, बीच में रामगंज आएगा, बड़ी चौपड़ से रामगंज के रास्ते ट्रांसपोर्ट नगर तक 2.85 किलोमीटर की लाइन रहेगी। 980 करोड़ रुपए इस फेज 1C की लागत होगी और मुख्यमंत्री ने 21 सितंबर को इसका शिलान्यास किया है। फिर उसके बाद में काफी सारे फैसले थे जो कि 20 सितंबर को कैबिनेट की मीटिंग हुई थी उसके अंदर। तो उसके संबंध में मैंने काफ़ी सारी यहाँ पे चीज़ें लिखी हैं, उसको आप एक बार देखते जाइए। राज्य सेवा कार्मिकों को भी 9/18/27 का लाभ। अब राज्य सेवा से संबंध मतलब ये है जो गजेटेड ऑफिसर्स हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के, कॉलेज विभाग के ये जो लेक्चरर हैं वो भी आ जाते हैं। तो इनका पहले जो देखो, एक होती है ACP, नाम आपने कभी सुना होगा, ACP का लाभ दिया जाता है। ACP होता है एश्योर्ड कैरियर, ACP है ये प्रोग्रेशन। मतलब
आपका प्रमोशन होगा या नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है। एक सरकार ने डेडलाइन तय कर रखी है कि उतने वर्ष के बाद आप अगली स्लैब में चले जाएंगे। जैसे कोई कांस्टेबल है वो हेड कांस्टेबल वाली में चला जाएगा, थर्ड ग्रेड टीचर है वो सेकंड ग्रेड की तरफ चला जाएगा, सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड, वो प्रमोशन उनका भले ही नहीं हो इतने सालों में, लेकिन उनको 9 वर्ष बाद में, 18 वर्ष बाद में, 27 वर्ष बाद में अगली स्टेज का लाभ दे दिया जाता है। तो ये जो 9, 18, 27 वर्ष है ये गजेटेड ऑफिसर्स को नहीं मिलता था, इनको मिलता था 10, 20, 30 पे, 10, 20 और 30 साल पे, यानी 10 साल की नौकरी होने पर अगला स्टेप मिलेगा, फिर 20 की होने पर उससे अगला मिलेगा, इस प्रकार से। तो इनकी कई समय से मांग थी कि हमें भी 9, 18 और 27 पे दिया जाए, तो ये मांग पूरी की। बाकी सभी कर्मचारियों को मिलता था। जैसे इसके आप लैंग्वेज भी पढ़ेंगे तो इसमें ये दिया गया है कि वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी, मंत्रालयिक सेवा, अधीनस्थ सेवा और एकल पदों की सेवाओं के कार्मिकों को वर्तमान में 9, 18, 27 की अवधि पूर्ण करने पर आगामी पे लेवल में ACP का एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन का लाभ दिया जा रहा था। अब इस संशोधन के बाद जो राज्य सेवा के अधिकारी हैं उन सभी को भी 10, 20, 30 के स्थान पर 9, 18, 27 वर्ष की अवधि के बाद अगले पदोन्नति पद का जो पे लेवल है वो उनको दिया जाएगा। ठीक है, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देखना चाहिए आपको। कोविड के कारण अनाथ हुए बच्चों को मिलेगी सरकारी नौकरी। अब मुख्यमंत्री जो कोरोना सहायता योजना थी उसके अंदर एक बच्चों से संबंधित योजना थी, एक विधवा महिला और उसके बच्चों से संबंधित योजना थी, है ना। उनको एक मुश्त पहले 1 लाख रुपए मिलेंगे, फिर वो 18 साल के होंगे, फिर उनको कुछ राशि दी जाएगी, फिर उसके बाद में जब तक वो 18 के नहीं होते हैं तो मंथली उनको राशि दी जाएगी। यदि विधवा महिला है तो उसको 1500 रुपये मंथली पेंशन दी जाएगी। फिर उसके बाद में जब वो 18 वर्ष के तक उसके बच्चे नहीं होते तो सालाना भी उनको बैग के लिए या किताबों के लिए कुछ राशि दी जाएगी। एग्जैक्ट डेटा मुझे अभी याद नहीं है, मैं ऑनेस्टली बात करूं तो, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले उसको पढ़ाया था, लेकिन जो आपकी योजनाओं वाली PDF है उसके अंदर मैंने इसका सारा डेटा लिख रखा है। एक तो PDF आपकी उसके अंदर आपके जो कौन सी योजनाएं बोलते हैं इनको फ्लैगशिप योजनाएं हैं एक के अंदर तो, और दूसरी के अंदर आपकी अन्य महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जो कि सारी की सारी उनमें से 90% उसमें भी होती हैं जो आर्थिक समीक्षा वाली गवर्नमेंट जारी करती है उसके अंदर। तो वो उसके अंदर लिखा हुआ डेटा, उसमें कोई बात नहीं है। अभी इसमें क्या किया गया है, ये वैसे तो बजट के अंदर ही घोषणा कर दी थी कि कोविड-19 के कारण जो अनाथ हुए बालक बालिका हैं, भाई अनाथ होने का मतलब ये है कि उनके माता पिता की मृत्यु कोविड के दौरान हो गई हो, या माता या पिता एक की पहले मृत्यु हो चुकी हो और दूसरे की मृत्यु कोविड के कारण हो गई हो। तो ऐसे बच्चे, ऐसे अनाथ बच्चे हैं, उनको अब नौकरी दे दी जाएगी। और जो पहले डेट थी उस डेट को भी उन्होंने चेंज कर दिया है और वो डेट उन्होंने अब मान ली है 31 मार्च 2023। इस तक भी किसी के माता पिता की कोविड से मृत्यु हुई है तो वो भी इस प्रकार की नौकरी पाने का पात्र होगा। तो ऐसे अनाथ बालक बालिका जिसके माता या पिता में किसी एक की मृत्यु पूर्व में हो चुकी हो तथा दूसरे की मृत्यु कोरोना के कारण 31 मार्च 2023 या उससे पूर्व हुई हो, एवं अनाथ होने के समय जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक नहीं हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, नहीं हो, के भी वयस्क होने पर पे मैट्रिक्स L9 तक के पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा सकेगी। ठीक है, तो इस प्रकार की ये जो बात है वो उसमें पूरी बात है। तो ऐसा कोई कथन वाला कोई क्वेश्चन आ सकता है, इनमें से कौन से कथन सत्य हैं, या इस योजना के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इस प्रकार की बात। फिर ये कन्हैयालाल हत्याकांड जो हुआ था उसके संबंध में जो 2 युवकों ने साहस दिखाया था उनके लिए यहाँ पर सरकारी नौकरी देने की बात की गई है। तो मंत्रिमंडल ने उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करवाने में सहयोग करने वाले 2 युवक प्रहलाद सिंह चुंडावत और शक्ति सिंह चुंडावत को नियमों में शिथिलन प्रदान करके कनिष्ठ सहायक के पद पर सरकारी नौकरी दिए जाने का निर्णय किया है। और इसके लिए जो नियम है भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तों, राजस्थान चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1999, उसमें थोड़ा शिथिलन दिया गया है क्योंकि उसमें ऐसा प्रावधान था नहीं, तो इसमें शिथिलन दिया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन नीति, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क्योंकि नीतियों से संबंधित प्रश्न आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं RBSA के अंदर। तो ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 एक वो बायोमास वाली है। और ये मैं जो बता रहा हूँ ना, ये भी चीजें, ये वो जो 20 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी उससे संबंधित ही चीजें चल रही हैं अभी तक। तो 20 सितंबर को मंत्रिमंडल ने जो राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति का अनुमोदन किया है उसकी प्रमुख बातें मैंने यहाँ पे लिखी हैं जो कि मुझे उपलब्ध हो पाई अखबारों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से। तो इसकी बातें आप याद रखें। राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन आधारित परियोजनाओं से वर्ष 2030 तक 2000 KTPA, ये किलो टन पर एनम होता है, ये किलो टन पर एनम मतलब वार्षिक हो गया ये, तो किलो टन पर एनम क्षमता की परियोजना स्थापना और इनसे संबंधित उपक्रमों की निर्माण इकाइयों से राज्य में निवेश एवं रोजगार के लिए संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रसारण पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा प्लांट को 10 वर्ष तक प्रसारण एवं वितरण शुल्क में 50% की छूट दी जाएगी। इस प्रकार के कई बार कठिन प्रश्नों में क्या होता है कि कथन पूछ लिए जाते हैं 4
जिनमें से कौन सा सही नहीं है या इस प्रकार से, तो थोड़ा सा इसको देख लेना, नीतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त एवं क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। परिशोधित या खारे पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए भूमि आवंटन में प्राथमिकता और अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए 30% की सब्सिडी मिलेगी और अधिकतम ये दी जा सकती है 5 करोड़ रुपए तक। कैप्टिव पावर प्लांट की क्षमता और उत्पादित बिजली की बैंकिंग पर प्रतिबंध नहीं होगा। ये बैंकिंग वो बैंकिंग नहीं है आपकी पैसों वाली, ये बिजली की बैंकिंग है। जो एक्स्ट्रा बिजली जो बनती है उसको स्टोर करने के लिए जो बिजली बैंक होता है, जहाँ पर बिजली स्टोर होती है, तो उस पर प्रतिबंध नहीं होगा। विद्युत संयंत्रों के लिए व्हीलिंग और ट्रांसमिशन शुल्क की 100% भरपाई होगी। व्हीलिंग मतलब जो ग्रिड के अंदर, ग्रिड से लेकर और एंड यूजर्स तक, जहां से बिजली बनती है वहां से लेकर एंड यूजर्स तक उसका जो सप्लाई का सिस्टम है और जो ट्रांसमिशन शुल्क उसके अंदर लगेगा उसकी 100% भरपाई गवर्नमेंट करेगी। बिजली संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा। जो शुल्क स्टोर की हुई बिजली के ऊपर, जो बैंक, बिजली बैंक मतलब जहाँ पे बिजली स्टोर होती है, स्टोर की हुई बिजली के, क्योंकि देखो अब ऐसा थोड़ी है कि आज जो बिजली बन रही है वो आज ही वितरित हो रही है। कभी ज़्यादा बिजली बन रही है, कभी उसका उपयोग कम है, किसी दिन ज़्यादा है, जैसे गर्मियों के मौसम चल रहे हैं, अचानक बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो बिजली की खपत कम हो जाती है, फिर गर्मी बढ़ जाती है तो बिजली की खपत ज़्यादा हो जाती है। तो उसके हिसाब से उत्पादन थोड़ी होता है कि आज बढ़ा दिया कल कम कर दिया, उसका स्टोरेज सिस्टम तो होता ही है। तो वो जो स्टोरेज के लिए उसका जो शुल्क लगता है वो बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ़ किया जाएगा। राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना रिप्स 2022। अब देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि एक होता है कि जनरली आप पूछते हैं कि कितने समय तक का करंट पढ़ें, तो हर कोई ये बोल देता है आपको कि 10 से 12 महीने का, 1 साल तक का आपका करंट पढ़ना चाहिए। लेकिन उससे पहले की कुछ ऐसी बातें होती हैं जो कंटिन्यूटी में रहती हैं और उसके संबंध में भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे राजस्थान का जो इन्वेस्टमेंट वाला सम्मेलन हुआ, आप 12 महीने का आंकड़ा लगाओगे तो वो नहीं, लेकिन उससे संबंधित आपको कुछ बातें पढ़नी चाहिए जो भले ही पिछले और पीछे के 5-6 महीनों के कुल मिला के 2 पेज की ही बातें बने, लेकिन वो थोड़ी सी देख लेनी चाहिए। तो उसी में से एक है ये राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम। तो ये राजस्थान निवेश प्रोत्साहन को क्या कहेंगे, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022। तो राजस्थान इन्वेस्टमेंट सम्मेलन हुआ था जो 2022 के अंदर, उसके संबंध में, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिसका थोड़ा बैक जाके भी कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये रिप्स है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना RIPS 2022। पहले 2019 चलती थी और उसके बाद में ये RIPS 2022 आ गई और ये 31 मार्च 2027 तक के लिए है। 31 मार्च 2027 तक के लिए है ये स्कीम जो है निवेश प्रोत्साहन की। तो इसके तहत इसमें भी निवेश में छूट दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा और सौर ऊर्जा स्थापना में देश में पहले स्थान पर है। ये एक्स्ट्रा बात इसके अंदर ऐड कर दी है। वैसे सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा का ही एक पार्ट है। राजस्थान बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति, इसकी ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आई थी, जो थोड़ी बहुत बातें थी वो मैंने इसके अंदर लिख दी। मंत्रिमंडल ने बायोमास और वेस्ट से ऊर्जा उत्पादन एवं थर्मल पावर प्लांट में बायोमास की को फायरिंग को प्रोत्साहन देने के लिए राजस्थान बायोमास और वेस्ट एनर्जी नीति 2023 का अनुमोदन किया है। किसके अंदर, वो जो 20 सितंबर को कैबिनेट बैठक हुई थी। इससे राज्य में अवशेष बायोमास और कचरे से विद्युत उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में अवशेष बायोमास को जलाने की आवश्यकता नहीं होगी और ठोस कचरे का भी बेहतर तरीके से निस्तारण हो सकेगा। अब एक है राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान, ये जोधपुर में स्थापित होगा। 6 खेलों के खिलाड़ियों को राज्य स्तरीय चयन प्रक्रिया में प्रवेश दिया जाएगा। हालांकि उसके अंदर खिलाड़ियों की संख्या का भी एक जगह मैंने पढ़ा था, लेकिन मुझे ज़्यादा ऑथेंटिक नहीं लगा तो मैंने उसको ज़्यादा इसकी डिटेल नहीं लिखी। जोधपुर में स्थापित होगा ये राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान। फिर उसके बाद में है RDPL, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड। इसकी पहले भी कुछ महीनों पहले भी न्यूज़ आई थी कि इसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो राजस्थान में निःशुल्क दवा योजना वाला चक्कर है कि उसके लिए दवाइयों का उत्पादन खुद ही कर लेते ताकि महंगी नहीं पड़े। तो मंत्रिमंडल ने राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को राजकीय उपक्रम के रूप में संचालित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है और इस स्वीकृति से अब जीवन रक्षक दवाइयों का उत्पादन सुगमता से किया जा सकेगा। अब ये जो RDPL है, देखो अब इसका पीछे क्या क्या हुआ पूरा डिटेल तो नहीं है, लेकिन ये कि PSU था, मतलब एक सरकारी कंपनी थी, शॉर्ट में मैं बात करूं तो इसके अंदर
पहले 51%, जैसे इसकी स्थापना हुई 1978 के अंदर, ठीक है, जयपुर में है ये, कहाँ पे है, जयपुर में। अब 1978 में इसकी स्थापना हुई, 1981 में इसने व्यावसायिक उत्पादन शुरू किया। फिर 51% तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का था स्टेक, और इसमें 49% गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का था, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का। अभी ये शायद काम नहीं कर रही थी, और इनका एक जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उनका नाम भी इसमें दे रखा था वेबसाइट के ऊपर। हालांकि मुझे ये नहीं पता कि वो वेबसाइट अपडेटेड है या नहीं है, उसके संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन उनके मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम दे रखा था, कोई मैडम थी शायद, सराफ नाम से। मैं एक बार देख लेता हूँ ना, मुझे यह नाम याद नहीं आ रहा, एक बार है ना, पता नहीं, कोई कल को ऐसा हो जाता है कि हम जो छोड़ दें वही पूछ लें, तो ऐसा ही है। नीरजा सराफ नाम दे रखा है इसका, नीरजा सराफ, नीरजा सराफ नाम लिख रखा है उसके ऊपर। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वही है, क्योंकि ऐसा कि ऑथेंटिक न तो न्यूज़ आई है न बात है, मैंने तो खुद ही उनकी वेबसाइट पे रिसर्च करके इस प्रकार की चीज़ें निकाली थी। तो ये गवर्नमेंट की उसकी जो वेबसाइट है उसके अंदर ऊपर का ही ये डेटा है जो मैंने यहाँ से लिया है। तो RPDL का संचालन अब किया जाएगा राज्य सरकार के अधीन, या पूरी तरीके से इस प्रकार से कुछ बात है, ज़्यादा डिटेलिंग नहीं है। जो ये जो बातें हैं ना, ये सभी लोगों ने या अखबारों ने वही प्रकाशित की जो सरकार ने जो PDF जारी की, जो नोट्स जारी किए उन्होंने कि आज की कैबिनेट बैठक में क्या क्या फैसले हुए हैं, तो उससे ज़्यादा ढूंढ पाना मुश्किल होता है। फिर उसके बाद में वो उसी में चल रहा है, वो औषधियाँ सुनिश्चित हो जाएंगी। ये श्री यादव माटी कला बोर्ड, जो शिल्प और माटी कला बोर्ड है, जिसके अध्यक्ष डूंगरराम गेदर थे। तो शिल्प और माटी कला बोर्ड है, इसका नाम है श्री यादव माटी कला बोर्ड कर दिया गया है। श्री यादव वैसे ऐसे लिखना चाहिए था, ये श्री यादव एक साथ है। ये श्री यादव ये प्रजापति समाज की आराध्य देवी हैं, और कहा जाता है कि इन्होंने अपनी भक्ति के तप से एक जलते हुए मटकों के अंदर आग में मटके जल रहे थे, और उसके अंदर के बिल्ली के बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया था। और उसके बाद में जो प्रहलाद और हिरण्यकश्यप वाली कहानी, उसको जोड़ा जाता है कि प्रहलाद है, उन्होंने इनको अपना गुरु माना, और फिर वो इस प्रकार की जो स्टोरी है। तो श्री यादव आराध्य माता है, इनके लिए एक देवी है। तो श्री यादव माटी कला बोर्ड इसका नाम कर दिया गया है, शिल्प और माटी कला बोर्ड का। आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन, तो इसकी कोई ज़्यादा वैसे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। भूमि आवंटन से संबंधित की ये, इसका कोई मेरे हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेते हैं, पता नहीं। मंत्रिमंडल ने जिला नीमका थाना के गांव गढ़कनेत में मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, मैसर्स ओजस्वी मार्बल और ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड उदयपुर की सब्सिडरी कंपनी को प्रस्तावित आयरन और बेनिफिकेशन व स्टील प्लांट की स्थापना के लिए भूमि आवंटन करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। 204.77 हेक्टेयर औद्योगिक परियोजनार्थ आरक्षित भूमि के आवंटन की स्वीकृति दी गई है। परियोजना में 1772 करोड़ रुपए का विनियोजन का प्रावधान किया गया है। इससे 1164 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। तो ये नीमका थाना गांव से संबंधित है। आयरन बेनिफिकेशन स्टील प्लांट के लिए भूमि आवंटन लेटेस्ट था, इसलिए मैंने लिख दिया। विमुक्त घुमंतु व अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस 31 अगस्त 2023। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री निवास पर विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों के 72वें मुक्ति दिवस राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए हर वर्ष 31 अगस्त को विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप याद रखें। और ये जो शायद 1871 के आसपास अंग्रेजों ने कानून बनाया था ऐसा कुछ, कि कुछ जनजातियों को उन्होंने आपराधिक ऐसा कुछ घोषित कर रखा था। बहुत ही खराब था, मतलब आप किसी पूरी जनजाति को आपराधिक घोषित कर दें, बहुत ही खराब था। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1952 में जब जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उस टाइम की आज़ादी की बात है ये, तो 1952 में उस कानून को ख़त्म कर दिया गया था। और उसी समय से ये मुक्ति दिवस मनाए जा रहे हैं। तो मुक्ति दिवस 1952 में पहला बना है, तो अभी 72वां ही बनेगा। तो 72वें मुक्ति दिवस के अवसर पर 31 अगस्त को घुमंतु, अर्ध घुमंतु और ये जो विमुक्त जनजाति है, इसका दिवस बनाने का फैसला किया है। ये मुख्यमंत्री ने घोषणा की है। ठीक है। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम, अब ये स्कूली शिक्षा से संबंधित कार्यक्रम है। जितने भी स्कूलों से संबंधित एग्जाम है, चाहे वो ग्रेड 3 का हो, सेकंड का हो, ग्रेड 3 अभी संभावना नहीं है, ग्रेड 2, ग्रेड 1, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन आप कहेंगे कि क्या जो
कॉलेज एजुकेशन है उसमें ऐसा पूछा जा सकता है, हाँ पूछा जा सकता है। जैसे पिछली ही मैं कॉलेज एजुकेशन का उदाहरण दूं तो उसमें स्माइल प्रोग्राम का क्वेश्चन आया था, अगर किसी ने एग्जाम दिया हो तो याद हो उनको, स्माइल कार्यक्रम का। ये कि स्माइल कार्यक्रम है वो किसके लिए शुरू किया गया है, क्योंकि कोरोना के जस्ट बाद का वो फेज है जिसमें एग्ज़ाम हो रहा है, तो उसमें स्माइल कार्यक्रम का। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई कार्यक्रम है वो कॉलेज शिक्षा से संबंधित होगा वही कॉलेज शिक्षा में पूछा जाएगा, या जो स्कूल शिक्षा से संबंधित एग्जाम है उसमें कॉलेज शिक्षा का नहीं पूछा जाएगा, कहीं का कहीं भी पूछ लेते हैं। जैसे स्कूल शिक्षा में मैंने देखा था कि एक जो एप्लीकेशन थी जो कॉलेज से संबंधित थी, जिसके ऊपर उनको कोरोना के टाइम में कुछ वीडियो वगैरह दिए जा रहे थे, ऐसा कुछ कंटेंट दिया जा रहा था। तो आपस में इसमें ऐसा नहीं है कि किस डिपार्टमेंट का आप एग्ज़ाम दे रहे हो उससे इतर नहीं पूछा जा सकता। तो ये 2-3 कार्यक्रम यहाँ पे शुरू किए गए हैं, ज़्यादातर ये 5 सितंबर से संबंधित हैं, शिक्षक दिवस वाला ये। तो मिशन स्टार्ट कार्यक्रम 2023-24 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा विभाग द्वारा दूरस्थ इलाकों के लिए ऐसे विद्यालयों के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं, विषय के शिक्षकों के पद रिक्त हैं, ताकि उनका वीडियो रिकॉर्ड करके और उनको दिया जा सके। और उन स्कूलों में जो डिजिटल बोर्ड है या उनमें जो टीवी लगी हुई है, तो प्रोजेक्टर हैं, उसके माध्यम से वो उन क्लासेस का अध्ययन करवा सकें। तो अभी पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क वगैरह दी गई हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने सारा कुछ रिकॉर्ड करके भिजवाया है स्कूलों के अंदर कि आप विद्यार्थियों को ये दिखा दीजिए जब तक टीचर्स नहीं हैं। तो ये विषय अध्यापकों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को विभाग द्वारा निर्मित डिजिटल कंटेंट के द्वारा, इसके लिए ई कक्षा एक चैनल भी चलता है, ई कक्षा नाम से यूट्यूब के ऊपर, गवर्नमेंट का है ये, मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा, ताकि विद्यार्थियों की अध्ययन की निरंतरता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। अब इसमें लक्षित कक्षा समूह कौन कौन से हैं, किस किस को लिए ये वीडियो भेजे गए हैं, तो कक्षा 9 से 12 तक के लिए ये वीडियो भेजे गए हैं मिशन स्टार्ट कार्यक्रम के तहत। बहुत इंपॉर्टेंट है 9 to 12। मिशन स्टार्ट कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जिसमें विषय अध्यापक उपलब्ध नहीं है या कोई लंबी छुट्टी पर गया हुआ है, तो वो भी एक तरीके से अध्यापक उपलब्ध नहीं होना भी हो गया, उनके अध्यापन के लिए आप चाहे आईसीटी लैब का सहारा लें, कंप्यूटर का जो आईसीटी लैब के अंदर आपके कंप्यूटर उसके अंदर वीडियो दिखाएं, चाहे स्मार्ट बोर्ड पे दिखाएं, स्मार्ट टीवी पे दिखाएं, इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल जैसे कि ये है, ऐसे भी बोर्ड अभी दिए गए हैं 65 इंच के स्कूलों में, काफ़ी सारे इस तरीके के बोर्ड दिए गए हैं। तो डिजिटल संसाधन उपलब्ध हैं, उनका उपयोग करके विद्यार्थियों का अध्ययन कराना, मतलब 9 से 12 तक के बच्चों को, जिसमें विषयाध्यापक नहीं उपलब्ध हैं, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये मिशन स्टार्ट कार्यक्रम शुरू किया गया है। शाला दर्पण पर जो ऑनलाइन वेबसाइट है गवर्नमेंट की स्कूल शिक्षा विभाग के लिए, तो उसमें स्कूल लेसन गाइडेंस मॉड्यूल के अनुसार तय की गई समय सारणी प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को प्रविष्ट की जानी है। यानी इसके अंदर टाइम टेबल बनाना है कि आप इस सप्ताह के अंदर किस किस कक्षा को कौन कौन सा चैप्टर करवा रहे हैं, ताकि पता चलता रहे कि कोर्स पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस प्रकार की बातें। फिर उसके बाद में है स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, नाम से संबंधित हो गया ये स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम, यानी स्कूल की छुट्टी होने के बाद में कुछ एक्स्ट्रा कक्षाएं उनके लिए लगाना। तो ये भी 5 सितंबर 2023 को शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री महोदय और शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसमें बोर्ड की कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय समय पश्चात ई कक्षा यूट्यूब चैनल द्वारा गुणात्मक शिक्षा 10वीं और 12वीं के लिए 10वीं के 3 सब्जेक्ट का मुख्य तौर पर अध्ययन करवाया जाता है। तो लक्षित कक्षा समूह इसमें क्या है कि बोर्ड कक्षा 10 और कक्षा 12 के लिए स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। देखो ये आप सोच रहे हैं गुरुजी इतनी बातें क्यों बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। स्कूल आफ्टर स्कूल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन लाइव कक्षा द्वारा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों का अध्ययन करवाया जाएगा। जैसे 10वीं में गणित, विज्ञान और सामाजिक, 12वीं में कई सब्जेक्ट है, क्योंकि उसमें अलग अलग स्ट्रीम्स होती हैं, तो उनके सब सब्जेक्ट का नाम नहीं दिया हुआ है। तो गणित, जीव विज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान, ऐसे कई विषयों का अध्ययन उसके अंदर करवाया जाएगा। कक्षा का समय क्या है? सोमवार से शुक्रवार 4 से 9 बजे तक ई कक्षा यूट्यूब चैनल पर ये लाइव होगी। ई कक्षा जैसे आपके यूट्यूब पे आप देखते हो ना, कई टीचर्स लाइव पढ़ाते हैं, तो वैसे गवर्नमेंट का ई कक्षा नाम का चैनल है, उसके ऊपर ये लाइव पढ़ाते हैं। उद्देश्य क्या है? बोर्ड कक्षा के विद्यार्थियों को विद्यालय समय के पश्चात शिक्षा, नाम में ही छुपा हुआ है उद्देश्य, बोर्ड परीक्षा के परिणाम में गुणात्मक सुधार करना और विषयगत समस्याओं और शंकाओं का समाधान करना। रेमेडिएशन कार्यक्रम, अब जो कमजोर बच्चे हैं उनके लर्निंग लेवल में सुधार करने के लिए एक उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, बहुत पहले से चलता आ रहा है, अभी उसको थोड़ा सा रिडिजाइन करके दोबारा शुरू किया गया है।
तो प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी के लर्निंग लेवल में सुधार करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। इसमें मुख्यतः जो विद्यार्थी पढ़ाई में पीछे रह जाते हैं या रटने के माध्यम से सीखते हैं, उनको सीखने के एक अच्छे स्तर तक लाने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। किसके लिए? वो तो देखो 9 से 12 के लिए थे, और दूसरा वाला 10वीं 12वीं के लिए था, बोर्ड के लिए, और ये कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को। RKSMB के हेतु राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम, इसका पूरा नाम है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम। उद्देश्य क्या है? कक्षा 3 से 8 के विद्यार्थियों को वर्कबुक के माध्यम से शिक्षक द्वारा रटने की बजाय सही तरीके से दक्षता आधारित शिक्षण करवाकर और उसको समझाकर उसको आगे ले जाना है, यानी उसके स्तर में सुधार करना है। इसके लिए काफ़ी ईजी तरीके से और रोचक तरीके से वर्कबुक दी जाती हैं, जिसके अंदर ही आप उसका हल वगैरह करवाएं विद्यार्थियों को, ताकि वह अन्य विद्यार्थियों से पीछे न छूट जाए। राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम RKSMB के साथ इसे जोड़ा गया है। इसमें विद्यार्थियों को मनोरंजन पूर्वक पढ़ने का मौका मिलेगा और विद्यार्थियों की गुणवत्ता में गुणात्मक सुधार होगा। इसका समय है 8 AM से 9:30 AM स्कूल टाइम के दौरान ही। और अभी देखो इसका टाइम बाद में बदल गया है, क्योंकि स्कूलों का जैसे टाइम बदलता है उसके हिसाब से इसको चेंज कर दिया, क्योंकि तब तक स्कूलों का टाइम बदला नहीं था, 15 अक्टूबर को बदला है। तो उसके हिसाब से आप ऐसा बिल्कुल भी रट भी मत लेना है। शाला दर्पण पर प्रविष्टि हो ही गई है, सारणी बनानी है कि कौन सा शिक्षक है वो किस विषय का किस टाइम पे रेमेडिएशन कार्यक्रम करवाता है। ध्रुव हेलीकॉप्टर से निगरानी, ये पाकिस्तान से लगती अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीकानेर में स्थित BSF के अधिकारी अब ध्रुव हेलीकॉप्टर से निगरानी करेंगे। तो इसके लिए ध्रुव हेलीकॉप्टर यहाँ पर उपलब्ध करवाया गया है BSF को। IIT जोधपुर का यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो के साथ MOU, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो अभी G20 सम्मेलन हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें IIT जोधपुर और न्यूयॉर्क की इस यूनिवर्सिटी के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस को लेकर एक MOU साइन किया गया। मेमोरेंडम ऑफ क्या होता है ये? अंडरस्टैंडिंग होता है शायद, MOU मेंबर ऑफ, क्योंकि बहुत बार नाम आता है, मैं मेंबर बोल रहा हूँ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऐसा कुछ नाम होता है। तो G20 सम्मेलन के दौरान व्हाइट हाउस, US वाला, यूनाइटेड स्टेट्स वाला, व्हाइट हाउस द्वारा जारी बयान में दोनों यूनिवर्सिटीज द्वारा मिलकर अनुसंधान करने की जानकारी दी गई है। तो इसके लिए IIT जोधपुर और यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, ये जो न्यूयॉर्क से संबंधित है, उनके बीच में एक MOU साइन हुआ है। एकल दस्तावेज के रूप में काम आएगा जन्म प्रमाण पत्र। सेंटर की न्यूज है, लेकिन पूरे इंडिया में अप्लाई है। तो अब इसको भी किसी दूसरे जो हमारे ID होते थे उसकी तरह एकल प्रमाण पत्र के रूप में इसको दस्तावेज के रूप में काम किया जा सकेगा। मानसून सत्र में पारित हुआ जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम, या कानून बन गया होगा, ये अधिनियम 2023 1 अक्टूबर से ये लागू हुआ है। अब एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार, पासपोर्ट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, मतदाता सूची, जॉब आदि कामों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में ये काम आ सकेगा। बर्थ सर्टिफिकेट 13 सितंबर को रजिस्ट्रार मृत्युंजय कुमार नारायण ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अधिनियम रजिस्ट्रार जनरल को पंजीकृत जन्म और मृत्यु का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने का अधिकार देता है। यह बदलाव 1 अक्टूबर 2023 से जन्म लेने वालों के लिए लागू होंगे, पहले वालों के लिए नहीं। इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण, शहरी क्षेत्र में चलती थी। बजट 2023-24 में इसको ग्रामीण क्षेत्र में भी, खासतौर से 5000 से अधिक आबादी वाले गांवों में भी शुरू करने की बात की गई थी। 2022-23 में इसकी ये शुरू कब हो गई थी? 20 अगस्त 2020। इंदिरा ग्रामीण की नहीं बात कर रहा मैं, जो इंदिरा गांधी रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना है 20 अगस्त 2000, क्या लिख दिया मैंने, 22 नहीं 20 अगस्त 2020 को ये शुरू हुई थी। कोई भी भूखा न सोए उद्देश्य के साथ में, जो भी RS में पूछा भी गया आपके, कोई भी भूखा न सोए किससे संबंधित है, तो 20 अगस्त 2020 को ये शुरू हुई थी। और फिर इसके बाद में 2021-22 का जो बजट था, 22-23 का, उसके अंदर रसोइयों की संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 1000। फिर जो 2023-24 का बजट था अपना पिछला, उसके अंदर इसकी संख्या बढ़ाकर कर दी गई थी 2000, और ये भी कहा गया था कि गाँव में भी इस योजना को शुरू किया जाएगा। तो अभी इसका शुरुआत की गई है 10 सितंबर 2023 को। मुख्यमंत्री और प्रियंका गांधी ने टोंक जिले के निवाई स्थित झिलाए से इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण के तहत पूरे प्रदेश में 400 ग्रामीण इंदिरा रसोइयों का शुभारंभ किया गया है। तो 10 सितंबर 2023 से ग्रामीण एरिया में शुरू हुई है, 400 रसोइयाँ शुरू की गई है। तो इसके 20 अगस्त 2020 को इसकी शुरुआत हुई थी। 23-24 के बजट में इनकी संख्या 2000 कर दी गई थी और 5000 से अधिक आबादी वाले गांव में इसे शुरू करने की घोषणा की गई थी। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं। बाकी कुछ इसके अंदर कोई डिटेल है, जैसे कि काफ़ी सारी डिटेल है कि 8 रुपये में भोजन मिलता है इसके अंदर, ₹8 में। सरकार अनुदान देती है 17 रुपये का प्रति थाली,
पहले 12 रुपये का था, उसको फिर 17 रुपये का अनुदान कर दिया गया था। इस प्रकार की बातें हैं और ये फ्लैगशिप योजना में है, तो फ्लैगशिप योजनाओं की PDF में इसकी सारी डिटेलिंग है ही, तो इसको ज़्यादा खींचने की आवश्यकता नहीं है। अभी देखिए विधानसभा चुनाव में खर्च सीमा 40 लाख। चूंकि अभी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं 5 राज्यों के अंदर, इसलिए खबर दोबारा आई है। बाकी ये लगभग आप मानेंगे तो जनवरी 2022 के अंदर इसके संबंध में सूचना आ गई थी। उस समय भी कुछ स्टेट में शायद चुनाव थे, तो 28 से 40 लाख कर दी गई है। ये मैंने राजस्थान के संदर्भ में लिखा है, ये पूरी न्यूज़ नहीं है। मैं अभी और डिटेल मुझे इसमें लिखनी चाहिए थी। मैं क्या है कि जब वीडियो बनाता हूँ तो कुछ और दोबारा रिसर्च करता हूँ, जब ये मुझे पता होता है कि मैं क्या क्या और ऐड करना चाहूँ इसके अंदर। तो देखो, पहले 20 और 28 थी, अभी कर दी गई है 28 और 40। जो छोटे राज्य हैं उनके अंदर तो 28 लाख रुपए कर दिया गया है, और जो बड़े राज्य हैं उसमें 28 से बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। ये बड़े राज्यों में खर्च सीमा विधानसभा चुनाव में, विधानसभा क्षेत्र के लिए, विधायक के लिए, चुनाव के लिए। तो पहले ये 20 थी, 28 कर दी, ये 28 थी, वो वाली 40 कर दी। ऐसे ही लोकसभा चुनाव के लिए भी किया गया था। लोकसभा चुनाव में अभी कर दिया गया है 75 लाख और 95 लाख। पहले कम थी, ये 70 थी और ये 54 थी, अभी 75। जो छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उसके लिए 75 लाख, जो बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनके लिए 95 लाख रुपए की ये कर दी गई है खर्च सीमा। जो चुनाव होता है ना, चुनाव के बाद में 1 महीने के अंदर अंदर जो भी चुनाव लड़ते हैं उनको अपना जो भी खर्च है, जो बिल वगैरह और हैं, वो चुनाव आयोग में जमा करवाने होते हैं। होम वोटिंग की सुविधा, अभी जो चुनाव होने वाले हैं उसमें जिन मतदाताओं की आयु 80 वर्ष या उससे अधिक है, या जिनकी 40% से अधिक दिव्यांगता है, मतलब शारीरिक रूप से अक्षम है 40% से अधिक, तो उनको घर बैठे वोट देने की सुविधा दी गई है। बैलेट पेपर के माध्यम से वो वोट अपना दे सकते हैं। पर्यावरण संकुल, प्रदूषण मुक्त राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में पर्यावरण संकुल की स्थापना करने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी भी कोई ज़्यादा डिटेलिंग नहीं आई है, अंत समय की ये घोषणा है, तो इसकी कुछ ज़्यादा डिटेल नहीं है। तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल जयपुर में स्थापना की जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। सर्विक्स कैंसर की फ्री स्क्रीनिंग, तो चिकित्सा विभाग राजस्थान और नेशनल हेल्थ मिशन 30 से 65 वर्ष की 1 लाख महिलाओं की फ्री स्क्रीनिंग के लिए 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार किया गया है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कितने वर्ष की महिलाओं के लिए, 30 से 65 वर्ष की 1 लाख महिलाओं की फ्री स्क्रीनिंग के लिए 100 दिन का एक एक्शन प्लान तैयार किया गया है सर्विक्स कैंसर से संबंधित में। सितंबर में होगा धनुष तोप का प्रशिक्षण। क्या सितंबर लिख दिया मैंने? तो सितंबर में तो होगा, तो नहीं, ये सितंबर में नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ ये देखो है ना, क्योंकि सितंबर में यदि होता तो मैं लिख ही देता ना कि परीक्षण हो गया। ये चेंज कर देना PDF में। दिसंबर में सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष के नए वर्जन का परीक्षण दिसंबर में जैसलमेर स्थित पोखरण रेंज में किया जाएगा। जबलपुर स्थित गन कैरेट फैक्ट्री में बनने वाली 155 mm 52 कैलिबर वाली तोप 42 किलोमीटर तक गोला दागने में सक्षम है। स्वदेशी तोप है। दिसंबर में जैसलमेर की पोखरण रेंज में इसका परीक्षण किया जाएगा। फिर उसके बाद में है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ASPEX। ये जो 2 सितंबर को आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा। पहले चंद्रयान लॉन्च हुआ, उसके बाद में आदित्य L1 मिशन, सूर्य मिशन है, ये लॉन्च हुआ है। तो उसमें 7 उपकरण थे, पेलोड थे। उसके अंदर एक था ASPEX, इसको तैयार किया था उदयपुर के वैज्ञानिकों ने। इसकी फुल फॉर्म है आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद में आ जाती है महत्वपूर्ण व्यक्ति एवं स्थान। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान, एक बार कुछ जरूरी कॉल्स आ रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसका दूसरा पार्ट बना दूंगा मैं ना, बीच में बंद करना पड़ेगा। महत्वपूर्ण व्यक्ति और स्थान है, इसको हम बाद में कवर कर लेंगे। इसका एक पार्ट आप पढ़ लो और दूसरा पार्ट है मैं इसका आज रात को या फिर दूसरे दिन, अगले दिन रिकॉर्ड करके और आपको ये भेज दूंगा। ठीक है, इतना ही काफ़ी। आपको यदि ये इस प्रकार के वीडियो अच्छे लगते हैं और इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो सकता है तो आप सुझाव दे सकते हैं। आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक और कमेंट कर सकते हैं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।